जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर गांधी बेतिहरवा आश्रम से जन स्वराज अभियान के तहत हम लोगों ने एक पदयात्रा शुरू की है, जिसके तहत कि कल करीब उसके 200 दिन पूरे हुए। पिछले 200 दिनों में हम लोगों ने बिना किसी ब्रेक के एक बार चलना शुरू किया 2 अक्टूबर को, बिना रुके हुए, बिना घर वापस गए हुए, लगातार उसके बाद से चल रहे हैं। इस पूरी पदयात्रा के दौरान जो शुरू का संकल्प था कि हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे या किसी तरह के गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, अभी तक भगवान की कृपा है, बीमार नहीं पड़े हैं, अभी तक वो शुद्धता को बनाए हुए हैं। 200 दिन में हम लोगों ने पश्चिम चंपारण से चलना शुरू करके पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा होते हुए आपके जिले वैशाली में आए हुए हैं। अभी वैशाली में मैं 15-20 दिन और रहूँगा। इस पूरी पदयात्रा के दौरान जो हम लोगों से मिल रहे हैं, करीब करीब 2000 से ज़्यादा गाँवों में हम लोग पैदल चल के गए हैं। और सिर्फ पैदल चल के नहीं गए हैं, उन गाँवों को समझने का प्रयास किया है, लोगों से मिले हैं, उनसे बात करी है। हर तरह के, हर वर्ग, हर पृष्ठभूमि के लोगों से मुलाकात हुई है, चर्चा हुई है। वैशाली के विषय में मैं कोई विशेष टिप्पणी अभी नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी तक के जिलों का अनुभव ये रहा है कि कई बार जब आप जिलों में घुसते हैं और 2-4-5 प्रखंड करके जो आपकी एक छवि बनती है, जिला निकलते निकलते वो छवि दूसरी हो जाती है, क्योंकि प्रखंडों और पंचायतों के बीच की जो असमानता भी है जिलों के अंदर, वो बहुत बड़ी है मोटे तौर पर। लेकिन अभी तक का जो मेरा पदयात्रा का अनुभव रहा है, वो वैशाली भी उसी तरीके से दिख रहा है। मैं उसका एक संक्षिप्त ब्यौरा आपसे साझा करूंगा, उसके बाद आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। तो अभी तक 200 दिनों में हजारों लोगों से मिलने के बाद, 2000 गांव में समय बिताने के बाद जो समझ में बात आ रही है कि बिहार में लोगों के नज़र में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसके लिए आपको पैदल जाने की, गांव में जाने की क्या ज़रूरत है, ये तो सब कोई जानता है। लेकिन जब आप गांव में जाते हैं, पदयात्रा करते हैं, तो इस समस्या के विकरालता का आपको एहसास होता है। इसकी जो सामाजिक इसके पहलू हैं, उसकी समझ आती है। जैसे बेरोजगारी को ले लीजिए, बेरोजगारी से सिर्फ गरीब लोग नहीं परेशान हैं, जो यहाँ मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके पास जमीन है, थोड़ा उद्योग, कुछ काम धाम करने के लिए रोजी रोजगार, व्यापार है, वो लोग भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतने ही चिंतित, उतने ही परेशान हैं जितने गरीब लोग। इसी तरह पलायन की जो स्थिति है, गांव के गांव खाली है। हम लोग गांव में जाते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बूढ़े ही मिलते हैं। अभी तक का जो अनुमान है हम लोगों का कि ज़्यादातर गांव से 40 से 50% युवा गांव के बाहर चले गए हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए गए हो या रोजगार के लिए गए हो। पलायन को भी लेकर एक जनरल छवि ऐसी है कि ये गरीबों की समस्या है। लोग मजदूरी करने जाते हैं, गांव में समय बिताने के बाद हमको जो एहसास हो रहा है कि नहीं, ये उससे कहीं बड़ी समस्या है। जो लोग गरीब हैं वो तो मजदूरी करने के लिए जा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, आर्थिक तौर पे समृद्ध हैं, उनके बच्चों को भी उनके साथ, परिवार के साथ रहने का सुख नसीब नहीं है। उनको भी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए उनको बाहर ही जाना है। गांव में मैं देखता हूँ, बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जहाँ परिवार की अवधारणा ही धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जहाँ पर माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे साथ में रह रहे हों, ऐसे इक्का दुक्का ही कोई परिवार आपको मिलेगा। या तो वो गरीबी की वजह से पलायन उन्होंने कर लिया या समृद्धि की वजह से पलायन कर लिया। लेकिन गांव एक तरह से गांव की आत्मा मर गई है, क्योंकि नवयुवक हैं ही नहीं। चाहे आप गरीब परिवार के हो या धनी परिवार के, चाहे आप पढ़ाई के लिए गए हैं या मजदूरी के लिए गए हैं, नौकरी के लिए गए हैं या दवाई के लिए गए हैं, यहाँ की सुविधाओं के न होने की वजह से, इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन है। इसका सिर्फ आर्थिक पहलू नहीं, इसका सामाजिक पहलू, इसका समाज पे बहुत असर है। हम लोग अभी आज 200 दिन से पैदल चल रहे हैं, तो
बहुत बड़ी बड़ी बात लोग कहते हैं कि भाई मैं अपना घर परिवार छोड़ के 7 महीने से पैदल चल रहा हूँ, लेकिन मैं रोज ये चर्चा करता हूँ कि बिहार के ज़्यादातर परिवार में उनके जीवन की ये सच्चाई है कि जो परिवार का पुरुष है वो तो साल भर वहाँ कभी रहता ही नहीं, उसको परिवार के साथ रहने का अवसर ही नहीं। कोई ईद में घर आया, छठ में, दिवाली में 10 दिन 15 दिन घर आया, साल के 12 महीनों में आपको 10-11 महीने तो परिवार से अलग ही रहना है। लोगों ने इसको जीवन की सच्चाई मान लिया है। परिवार का साथ में रहना एक तरह से लोग जानते ही नहीं है, भूल चुके हैं। इसलिए इसको मैं बिहार की सबसे बड़ी समस्या मानता हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो स्वाभाविक तौर पर खेती और किसानी से जुड़े हुए लोग, जो यहाँ पर किसान है, चूंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग किसान खेती पर निर्भर हैं। यहाँ जो किसानों की हालत है, गांव देहात में जो लोग बात करते हैं कि पहले के ज़माने में जो लोग खेती करते थे, बटाई लेकर भी, मजदूरी करके भी खेती करते थे, वो भी 5 साल 10 साल मेहनत करके ऐसी आशा अपेक्षा रखते थे कि वो कुछ ज़मीन खरीद पाएंगे। 2-4-5 कट्ठा लोग ज़मीन खरीदते थे। अभी की स्थिति ये है कि ज़्यादातर किसान ये मानते हैं कि अगर उनके घर में कोई दूसरा रोजी रोजगार, व्यापार, नौकरी नहीं है तो हर 5 साल 10 साल पर आपको ज़मीन बेचनी है, चाहे बच्चे के पढ़ाई के लिए बेचनी पड़े या बेटी की शादी के लिए बेचना पड़े, या अगर कोई बीमार पड़ जाए तो ये किसानों की ये दशा। अब किसानों की ये दशा क्यों है इसको आप समझिए। जो 3 पहलू मुझे समझ में आए हैं अभी तक, तात्कालिक नहीं, जो स्ट्रक्चरल समस्या यहाँ खेती किसानी को लेकर है। पहला उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमि सुधार का लागू ना होना। बिहार में भूमि को लेकर, जमीन को लेकर स्वतंत्र भारत में कभी इतिहास में कोई समुचित प्रयास किया नहीं गया है। किसी को जमीन के लैंड रिकॉर्ड की सही जानकारी है ही नहीं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि बिहार में देश में सबसे ज्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। मतलब बिहार का आंकड़ा ये है कि 60% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं है। देश के स्तर पर 38% लोगों के पास जमीन नहीं है, बिहार में 60% लोगों के पास जमीन नहीं है, तो वो तो सीधे तौर पर भूमिहीन हो गए। लेकिन उससे बड़ी समस्या ये है कि जो 40% लोग जिनके पास जमीन है उनमें 90%, मतलब करीब करीब 35 से 36 आदमी ऐसे हैं जिनके, जो लोग 2 बीघे से कम का मालिकाना हक वाले किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं। तो यहाँ पर जो खेती का स्वरूप है वो कमाने वाली खेती का नहीं है। यहाँ पर लोग खाने वाली खेती करते हैं। आप अपने जमीन में, अपने खेतों में वही उपजा पा रहे हैं जिससे आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती से आमदनी करने की जो बात है, तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 4 से 5% किसान ही ऐसे हैं, मतलब 100 में 4-5 किसान ही ऐसे हैं जिनके लिए खेती आमदनी का जरिया है। बाकी लोगों के लिए खेती या तो पेट भरने का जरिया है या खेत में मजदूरी करने का उपाय है। दूसरी जो यहाँ किसानों की बड़ी समस्या है वो है जल प्रबंधन को लेकर जो कुव्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ से कहीं न कहीं प्रभावित है, और जो आधी जमीन बच गई है उसमें करीब करीब 30 से 35% जमीन में सिंचाई की सुविधा है नहीं, उसको सूखे की मार सहनी है। जो बच गया उसमें भी नदियों के कटाव और चंवर की जो समस्या है, पानी के जल जमाव की समस्या है, तो वो भी एक फसल ही हो रहा है। तो कुल मिला जुला के जो जल प्रबंधन को लेकर यहाँ परेशानी है, या तो आप बाढ़ से परेशान हैं या सूखे से परेशान हैं, दोनों से बच गए तो जल जमाव से या नदियों के कटाव से परेशान है। लेकिन इन दोनों समस्या के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये दोनों नहीं है। इन दोनों से बढ़कर जो समस्या बिहार में किसानों की है वो है यहाँ के किसानों के फसलों का उचित दाम का न मिल पाना। बिहार में सरकारी खरीद की, फसलों की सरकारी खरीद की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कोई कोऑपरेटिव सहकारिता का कोई का प्रावधान नहीं है, साथ ही कोई प्राइवेट सेक्टर है नहीं। तो अलग अलग राज्यों में, जैसे अगर आप पंजाब हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ सरकार एफसीआई या अन्य एजेंसियों के जरिए अनाज का खरीद करती है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, गुजरात जैसे राज्यों में
कोऑपरेटिव सहकारिता बहुत मजबूत है। कर्नाटक जैसे राज्यों में आप जाएंगे तो कोऑपरेटिव के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, एफपीओ जिसको आजकल कह रहे हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार में ये तीनों व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। अभी हम लोग पिछले 6 महीने से जब पैदल चल रहे हैं तो ये वो समय है जब धान की और गेहूं की कटाई हुई है। 90% से ज्यादा लोग ये बता रहे हैं कि धान उन्होंने 1200 से 1500 के दर से बेचा है, जबकि धान का आधिकारिक मूल्य है 2050 रुपया। यही हाल कमोवेश गेहूं का है। पिछले 10 साल का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13%, ये आंकड़ा आपको कोई बताएगा नहीं, पिछले 10 साल में बिहार में सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा बेचा गया है। पंजाब के किसानों की हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। पंजाब में 70% धान और 75% से ज्यादा गेहूं सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। तो अगर इसका आप आर्थिक अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार में किसानों को उनके फसलों के दाम न मिलने की वजह से हर साल करीब करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। ये आपका पैसा है, यहाँ के लोगों का पैसा है कि वो है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत कभी नहीं रही है। हम लोग स्वयं बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले, लेकिन आज जो शिक्षा व्यवस्था की हालत है, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में इतनी बदतर हालत शिक्षा की कभी नहीं थी। ये वो दौर है जब पूरी शिक्षा व्यवस्था उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के हवाले करके छोड़ दिया गया है। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि शिक्षा इसलिए बर्बाद हो गया है क्योंकि शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है। मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षकों की गुणवत्ता एक इसका छोटा पहलू भर है। सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब नहीं हुई है। ये पूरी व्यवस्था खराब हुई है सरकार की उदासीनता से। कहीं न कहीं सरकार ने ये मान लिया है कि बिहार के समाज को शिक्षा की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, और ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर नारेबाजी करके कि हर व्यक्ति हर गांव तक स्कूल बनाया जाए, उस चक्कर में इन्होंने विद्यालयों, शिक्षकों और बच्चों का समायोजन ही बर्बाद कर दिया। इसका मतलब ये कि जहां पर विद्यालय बने हुए हैं वहां पर शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां विद्यालय नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे ही नहीं। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार कोई स्कूल को हटा दीजिए, कॉलेज को देख लीजिए। कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहा है, कॉलेज में तो नियमित पढ़ाने वाले लोग हैं। कॉलेज में तो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, वहां पर एक एक कॉलेज में 15,000 20,000 की संख्या में लोग बच्चे नामांकन उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन पढ़ाई कॉलेज में भी नहीं हो रहा है। कॉलेज में भी सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है। तो मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए पिछले 4-5 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने को इतिहास उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय मानेगा। ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी हुई तो सड़क बन सकता है, लेकिन जो 2 पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकली, अब चाहे किसी की सरकार आ जाए, उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो विद्यालयों से खिचड़ी बांटना और कॉलेजों के माध्यम से डिग्री बांटना, पढ़ाई न कॉलेज में न स्कूल में। यही वजह है कि शिक्षा के जरिए जो लोग अपना जीवन सुधार सकते थे वो पूरी तरीके से वो दरवाजा ही बंद कर दिया गया है। ये 3 बड़ी समस्या जो है मैंने अभी जो देखा समझा वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं केंद्र सरकार की 4 योजनाओं के बारे में, उसकी जमीनी हकीकत के बारे में आपको बताऊंगा। पहली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। बड़ी चर्चा है इसकी, लाभार्थियों को 5 किलो अनाज की बात कही जा रही है। तो बिहार में 2000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं बिल्कुल विश्वास से ये कह सकता हूं कि किसी भी लाभार्थी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है।
हर लाभार्थी को 4 किलो अनाज मिल रहा है। और ये अनाज 4 किलो इसलिए मिल रहा है कि हर क्विंटल पे औसतन 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर पैसा ले रहे हैं। और इसमें कई ज्यादातर जगहों पर विधायक शामिल हैं। ये भी आप कैमरे पर नोट कर लीजिए। हमको सैकड़ों लोगों ने कैमरे पर कहा कि ये जो कमीशन लिया जा रहा है हर महीने 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से, इसमें जनप्रतिनिधियों में बाजाप्ता विधायक जी लोगों का भी हिस्सा है जो हर महीने उन तक पहुंच रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि प्रखंड के स्तर पर वहां की जनसंख्या के मुताबिक हर महीने 15 से 25 हजार क्विंटल अनाज आ रहा है और हर क्विंटल पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के दर से चोरी की जा रही है। नतीजतन लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है 5 किलो के बजाय, मतलब 20% की सीधी चोरी है। दूसरी एक बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो स्वच्छ भारत अभियान। आज से 2 साल 3 साल पहले ज्यादातर पंचायतों और जिलों ने अपने आप को बिहार में ओडीएफ घोषित कर दिया है। मैं बिल्कुल आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं कि बिहार के 90% से ज्यादा गांवों में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। इसकी वजह यह है कि इस योजना को चलाते समय इसमें जनप्रतिनिधियों ने तो ज्यादा पैसा नहीं लिया है, अफसरों ने प्रति शौचालय 2000 रुपए की दर से पैसा लिया है। और इस बात की चिंता किसी ने नहीं की कि लाभार्थी ने शौचालय बनाया कि नहीं, उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी योजना केंद्र सरकार की चल रही है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जब हम लोग गांव में चलते हैं तो मुझे आज भी ज्यादातर लाभार्थी इंदिरा आवास योजना के ही मिलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या बहुत कम है और वो आंकड़ों में भी दिखता है। पिछले साल प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार सरकार का 60%, बिहार सरकार सिर्फ 60% ही योजना का उपयोग कर पाई। वो पैसा दिल्ली में सरेंडर हो गया। लेकिन जो पैसा यहाँ आ रहा है, बट रहा है, 1,40,000 रुपया जो लाभार्थियों को मिलना है उसमें उनको 20,000 से लेकर 35-40 हजार रुपए तक घूस के तौर पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को देना है। कुछ एक पंचायतों में जहां मुखिया या जनप्रतिनिधि ईमानदार है और पैसा नहीं ले रहा है, वहां पर भी लाभार्थियों को अफसरों का हिस्सा तो देना ही देना है। तो 20,000 रुपया से कम पैसे में प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने की संभावना बिहार में है ही नहीं। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो आप 35 से 40 हजार रुपया देने के लिए तैयार रहिए। चौथी केंद्र सरकार की जो बड़ी योजना है उसका नाम है मनरेगा। मैं जब पैदल चलना शुरू किया था मैंने, तो मेरी अपनी सोच ये थी कि बिहार में जितनी गरीबी बेरोजगारी है, मनरेगा एक बड़े योजना के तौर पर मुझे जमीन पर दिखेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मनरेगा का कोई सक्रिय काम मुझे अभी 200 दिन में दिखा ही नहीं। रास्ते में चलते हुए लोग बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा में लगाया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि ये आंगनवाड़ी या पंचायत का जो भवन बना है उसमें मनरेगा का उपयोग किया गया है। लेकिन कमोवेश मनरेगा को लोगों ने जमीन से भुला ही दिया है। फिर इसको भी जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर बिहार को 100 रुपया मनरेगा में दिल्ली से मिल सकता था तो उसके बदले में सिर्फ हम लोग 40 रुपया ही लेकर आए। यहाँ ये हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार में पैसा नहीं है, हम लोग गरीब राज्य हैं। और चाहे वो आवास योजना हो या मनरेगा हो, आप 100 में 60 रुपया लेकर ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ के अधिकारी उनकी और सरकार, इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, इतनी अफसरशाही है कि किसी को इसकी चिंता नहीं है कि मनरेगा में 100 रुपये उपलब्ध है, लोगों को मजदूरी मिल सकती है, लेकिन आप 40 रुपया ही लेकर आ रहे हैं। 100 रुपया 60 रुपया वहीं सरेंडर कर दिया। तो ये चारों योजना है केंद्र सरकार की। अब राज्य सरकार की 3 योजनाओं पर मैं एक चर्चा करूंगा, फिर आप अपना सवाल कर सकते हैं। राज्य सरकार की जो योजना चल रही है उसमें सबसे बड़ी योजना 7 निश्चय के नाम पर चलती है। तो 7 निश्चय की जो सबसे जो पहला निश्चय था, वो बनाते समय मैं चूंकि शामिल था, वो पहला निश्चय था
यहाँ के 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए की सहायता। मुझे लगता है कि ये योजना न कभी शुरू हुई, न कभी जमीन पर किसी को इसका लाभ मिला। आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, ITI करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक में जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परिवार से पैसा न लेना पड़े, सरकार की गारंटी पर बैंक से पैसा मिल जाए, इसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना बनाई गई थी। उस समय का 2015 में अनुमान था कि 1,25,00,000 के आसपास बिहार के बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ा बता रहा है कि 10 लाख से कम लोगों को पिछले 8 वर्ष में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिला है। जिनको लाभ मिला है वो भी करीब करीब अब ठंडे बस्ते में है। सरकार इसको भी भूल चुकी है, समाज ने भी मान लिया है कि इस योजना का कोई क्रियान्वयन जमीन पर हो नहीं रहा है। 2 योजना जिसकी आप लोग चर्चा बहुत करते हैं, एक है नल जल योजना। नल जल योजना 7 निश्चय की सबसे बड़ी योजना नहीं थी, लेकिन आप लोग लिखते वही है ज्यादा। नल जल योजना में सरकार का दावा था, दावा अभी है, उनके जो वेबसाइट बता रही है बिहार सरकार की, कि 70% नल जल योजना चल रही है। मैं आपको 2000 गांव में चलने के बाद बता सकता हूं कि 70% नल जल योजना नहीं चल रही है। अलग अलग जिलों में इसकी हालत और खराब है। पश्चिम चंपारण में हम लोगों ने जब गिनती कराई, सर्वे किया, तो 90% नल जल योजना काम नहीं कर रही है। शिवहर में करीब 80 से 90% नल जल योजना काम नहीं कर रहा है। गोपालगंज, छपरा, सिवान, वैशाली में अभी तक मैं जहाँ गया हूँ, यहाँ पर भी 10 में 7 योजना काम नहीं कर रही है। इस योजना में के बनाने में जो तकनीकी परेशानी आई, जो लूट हुआ, वो सब तो एक पहलू है। एक जो सबसे बड़ा पहलू है जिसकी वजह से योजना अब सुधर नहीं पा रही है, वो है जमीन का स्वामित्व, जिस पर मैं चर्चा सुनता नहीं। जिस जमीन पर ये योजना बनाई गई है, ज्यादातर जगहों पर उस समय ये प्रलोभन दिया गया है कि जिसके जमीन पर ये योजना बनेगी उसके घर से किसी को सरकारी नौकरी मिल जाएगी या उसको पैसा मिलने लगेगा। तो लोगों ने उस समय जो वार्ड सदस्य थे, या तो उन्होंने अपने ही जमीन पर इसको बनवा दिया या अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों की जमीन पर बनवा दिया। अब आप अगर आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि 96% वार्ड सदस्य पिछली बार चुनाव हार गए। जो चुनाव हार गया, अब वो नल जल योजना चलने ही नहीं दे रहा है। अब उसमें ताला लगा के बैठा हुआ है, हैंड ओवर भी नहीं कर रहा है। सरकार रोज नोटिफिकेशन जारी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि भैया हमारे जमीन पर योजना बनी हुई है, ये हमारे मालिकाना हक में है। मुझे कई गाँव में तो लोग ऐसे मिले जो शादी ब्याह में उस पानी को, पंप को चलाकर पानी बेच रहे हैं बजाता है। टैंकर ले जाइए और नल जल योजना का पंप चालू करा के आपका टैंकर भर दिया जाएगा, उसके बदले में आदमी पैसा ले रहा है और सरकार बिल्कुल मांग कर बैठी हुई है कि इसका कुछ सुधार नहीं हो सकता है। एक जो सबसे बड़ी योजना थी राज्य सरकार की 7 निश्चय में, वो थी नालियों और गलियों के पक्कीकरण की। उस समय का अनुमान था कि नल जल योजना पर 5 वर्ष में 25,000 करोड़ और नालियों गलियों के पक्कीकरण पर 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना था। योजना ये थी कि बिहार के हर घर से के नाली का पक्कीकरण किया जाएगा। उस पक्की नाली को गांव में एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा और बड़े नाले से पानी को निकालकर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सारे गलियों का पक्कीकरण किया जाएगा ताकि गांव में भी पानी के निकासी की वैसी व्यवस्था बन सके जैसे शहरों में होनी चाहिए। मैंने आपको बताया 2015 में मैंने इसका बजट जब बनवाया था, मैं उसमें शामिल था। अनुमान था कि 80,000 करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा। अब मैं जब गांव में जा रहा हूं तो जो मैंने देखा, घरों से नालियों के पक्कीकरण की तो कोई बात है ही नहीं। सड़कों के किनारे गांव में नाले बनाए गए हैं, बेतरतीब बड़े नाले बनाए गए हैं, लेकिन उन नालों को ना घरों के नालियों से जोड़ा गया, ना इन बड़े नालों से पानी को निकालकर निस्तारण की व्यवस्था की गई। तो नतीजा ये हुआ है कि ज्यादातर ये नाले कूड़ेदान में परिवर्तित हो गए हैं। ना इसको ढका गया, ना कुछ किया गया, और गलियों के पक्कीकरण की तो कोई बात ही नहीं है। तो ये दिखाता है कि इस योजना में पैसा तो निकला, लेकिन इसमें पूरी तरीके से लूट हुई, नीचे काम हुआ नहीं। 2 चीज है, 2 क्षेत्र जहां सुधार दिखा बड़े पैमाने पर। पहला है बिजली। जहां पर भी मैं गया हूं, हर जगह
हर गांव हर टोले में बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिहार में हर जगह बिजली आ गई है, ये सुखद बात है। लेकिन बिजली में एक जो बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं, लोगों की नजर में बिजली का बिल बहुत बढ़ के आ रहा है। तो हर गांव में आपको 40-50 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गलत बिजली बिल की शिकायत कर रहे हैं और लोक अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं। मुझे लोग 2000 से लेकर 1 लाख, 1.25 लाख रुपए तक का भी बिल लोगों ने लाकर दिखाया है। दूसरी जो एक और क्षेत्र है जहां सुधार दिख रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं, वो सड़क। निश्चित तौर पर नेशनल और स्टेट हाईवे में सुधार दिखा है, लेकिन हम लोग जो पैदल चल रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर हम लोग पैदल गांव में चल रहे हैं, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पर जाते नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग आरईओ की सड़क हो, पंचायत का सड़क हो, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री संपर्क योजना का सड़क हो, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जंगल राज के जमाने में होती थी। कुल मिला जुलाकर ये चीज हम लोग देख रहे हैं जमीन पर। 3 जो सबसे ज्यादा सुने जाने वाला शब्द है वो है अफसरशाही और उससे परेशान जनता। आप चाहे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, पैसे वाले हैं, मजबूत हैं, अफसरों और उनकी अफसरशाही से हर व्यक्ति परेशान है। दूसरी बात, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति बता रहा है कि सरकार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है जहां बिना पैसे के आप काम कर सकते हैं। और तीसरी बात, हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी जो ये शब्द है, मैं 2014-15 में आया था तो बिहार में नहीं सुनता था। ये बिहार में दलाली का नया शब्द है। चाहे केंद्र की योजना हो या राज्य की, हर योजना में व्यवस्थित तरीके से 20% से 40% पीसी काटा जा रहा है और वो जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। 2 रोजगार जो यहाँ बहुत तेजी से फल फूल रहा है वो है शराब और बालू माफिया। जहां पर भी चले जाइए, घर घर में शराब बिक रही है, शराब माफिया हर जगह है। लोग बता रहे हैं, एक जो शराब का काम करने वाले लोग हैं वो 50-50, 100-100 मोटरसाइकिल खरीद कर नए लड़कों को दे रहे हैं। मोटरसाइकिल पर लोग ये शराब का काम कर रहे हैं। यही हाल कमोवेश बालू का है। अभी 2 दिन पहले आपने वीडियो देखा होगा, कोइलवर पर जो महिला पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। आज से 10 दिन पहले उसी एरिया से मैं जब पैदल चल के आ रहा था NH-19 से, तो 2 जगह पत्रकार वार्ता में मैंने बताया कि 5 बरस से वहां हजारों ट्रक हर दिन फंसे हुए हैं। हर ट्रक से प्रति ट्रक 12,000 से 15,000 रुपया लिया जा रहा है बालू माफिया से, और ये पैसा नीचे से लेकर ऊपर तक जा रहा है। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई माइनिंग पदाधिकारी या कोई डीएम, एसपी, कमिश्नर 5 बरस तक इस चीज को होता रहने दे और किसी को पता नहीं चले। वो पूरा कोइलवर से लेकर यूपी तक पूरा रोड जाम है, लोग उस पर चलना ही छोड़ दिए हैं। 9 पंचायतों में जब मैं वहां गया तो लोग बता रहे हैं कि घर घर दमा और टीबी का रोग बढ़ गया है। इतना ज्यादा वहां धूल और बालू की परेशानी है। परमानेंट जाम लगा हुआ है। परमानेंट जो पॉल्यूशन बढ़ा है उससे घर घर में दमा और टीबी का रोग बढ़ गया है। इसके बावजूद सरकार का आंख बंद है। जिस घटना का जिक्र हुआ है 2-3 दिन पहले, ये ट्रकों को रोका जा रहा है, ओवरलोडिंग के नाम पर इनसे पैसा लिया जा रहा है, उनको फाइन किया जा रहा है। मुझे बताया गया कोई 4 लाख रुपए फाइन होता है ट्रक पे, और ट्रैक्टर का ट्रेलर है तो 1-1.25 लाख रुपया, लेकिन इसका कोई असर नहीं है। आप ओवरलोडिंग का फाइन कर रहे हैं, जबकि मुख्य समस्या बालू की तस्करी है। आप बालू की तस्करी जब तक नहीं रोकेंगे तो जो तस्कर है वो सोचता है 4 लाख लगे या 10 लाख लगे, जितनी तस्करी करूंगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। पैसा फाइन दिया, फिर उसी ट्रक से फिर वही काम शुरू कर दिया। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना लिया है कि जब नए ट्रक हैं तो 4 लाख फाइन दे रहा है, जब ट्रक पुराना हो गया तो फाइन नहीं देता, कहता भैया तुम ट्रक ही रख लो। तो ये बालू और शराब माफिया ही बिहार के नए धनाढ्य हैं। बिहार में पैसा, बिहार में जमीन खरीदने वाले लोग, उद्योग धंधा करने वाले लोग, लोगों में एक बड़ी संख्या बालू और शराब से जुड़े हुए गलत कारोबार करने वाले लोगों की है। मेरा अभी तक का अनुभव ये है। बाकी अब आपके जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे भाई पदयात्रा से पहले जब मैं जिलों में गाड़ियों से जा रहा था तो ज़्यादा, वैशाली भी उसमें शामिल है, ज़्यादातर जगहों पर मैं पत्रकार बंधुओं के साथ बैठा था। और जब मुझे पता चला कि जो स्ट्रिंगर्स हैं, जिसको स्ट्रिंगर कह लीजिए या प्रखंड के स्तर के पत्रकार कह लीजिए, ज़्यादातर लोग 1500 से 2000 रुपये में काम करते हैं। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ उस समय भी, और मैंने बहुत लंबी चौड़ी इस पर पत्रकारों से बात भी किया है कि भाई आप 1500 से 2000 रुपये में अपना जीवन कैसे चलाते हैं। तो लोग यही बताते हैं कि भाई इससे जीवन नहीं चलता है, जीवन तो आप खेती किसानी या कोई दूसरे काम से चलता है, ये तो एक इज्जत प्रतिष्ठा है या काम है इसलिए कर रहे हैं। तो बिहार के पत्रकारों की हालत वो है, उस डॉक्टर के जैसी है जो सारे दुनिया का इलाज कर सकता है, अपना इलाज नहीं कर सकता है। आप लोग सारे दुनिया के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन बिहार के पत्रकारों को वो बेसिक सुविधा भी नहीं मुहैया है जो दूसरे राज्यों में पत्रकारों को उपलब्ध है। जैसे सरकार को ग्रुप बीमा करने से कोई नहीं रोक रहा है। आपको कोई अगर लोन लेने जाना है तो आपको बैंक वाला ईएमआई नहीं दे रहा है, ईएमआई के तहत कोई लोन देने में आपको ज़्यादा तकलीफ कर रहा है। ये कोई सुविधा नहीं है। पत्रकारों का कोई संगठन नहीं है, पत्रकारों को लेकर सरकार की चिंता नहीं है। और आप कुछ लिखिएगा तो सरकार कह देगी कि ये सब शराब पीने वाले लोग हैं। शराब, भाई रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष ने आज से कुछ महीने पहले कहा कि सरकार के खिलाफ वो पत्रकार लिख रहे हैं जो शराब पीना चाहते हैं, और उसके बाद सैकड़ों लोग छपरा में पहले और अभी पूर्वी चंपारण में 100 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। पत्रकार बंधुओं को पता है कि ये 100 तो जब 30-40 लोग मरते हैं तो खबर बनती है। अगर आप, जो लोगों ने मुझे बताया है, पत्रकारों ने बताया है कि जहरीली शराब, अवैध शराब से मरने वालों की संख्या का सही अगर आकलन हो जाए, हर दिन किसी न किसी पंचायत में किसी की मृत्यु हो रही है। वो तो लोग डर से रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो पत्रकारों की हालत तो ये है कि भाई आप अपनी चिंता भी स्वयं नहीं कर सकते हैं। जो यूट्यूबर्स हैं वो अलग मार खा रहे हैं। पत्रकार जो पहले से थे यहाँ, उसके साथ अब बड़ी संख्या में यूट्यूबर्स आ गए। मेरे साथ अभी कोई 500 यूट्यूबर्स के साथ मैंने बैठक की थी पिछले जिलों में। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया है कि जन सुराज से यूट्यूबर्स के लिए, पत्रकारों के लिए एक व्यवस्था बनाई जाए ताकि कम से कम आपको एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस मिल जाए। और दूसरा हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप पर कोई लीगल केस हो जाता है, और अगर पत्रकार, दिक्कत उसमें यह है कि पत्रकारों का कोई ऐसा समूह नहीं है जिले के स्तर पर जो कि ये सर्टिफाई कर सके कि किसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन मैंने ये प्रपोजल दिया है कि जन सुराज से जितने भी यूट्यूबर पत्रकार हैं, अगर वो चाहें तो पोर्टल अभी 1-2 महीना में ऑन हो जाएगा, आप रजिस्टर हो जाइए और आपके ग्रुप इंश्योरेंस की चिंता जन सुराज की ओर से की जाएगी, पार्टी की ओर से नहीं, इस अभियान की ओर से। और दूसरी बात कि अगर आपको जो ये रिपोर्टिंग के एवज में लोग धमकी देकर आपसे, आप पर लीगल केस कर रहे हैं, तो लीगल सहायता कैसे दी जा सकती है उसकी चर्चा की जा रही है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से भी बात करी, जैसे डॉक्टर जो हैं उन पर वो लोग लीगल प्रोटेक्शन लेकर रहते हैं कि अगर उन पर कोई केस के लिए मानहानि हो गई, कोई मानहानि नहीं, केस के लिए अगर कोई मिस हैंडलिंग का उन पर केस हो जाए तो इंश्योरेंस का कवर है। लेकिन उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी ये कह रही है कि चूंकि पत्रकारों का यहाँ एक्रेडिटेशन वाले पत्रकार और जो यूट्यूबर है उनकी संख्या में बहुत फर्क है। जो लोग एक्रेडिटेड हैं उनकी संख्या तो मालूम है, लेकिन जो यूट्यूबर है उसकी तो संख्या पता ही नहीं है, उसको कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी भी तैयार नहीं हो रही। लेकिन मैं उसके दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर कोई इंश्योरेंस कवर लेके दे दिया जाए ताकि बिहार में किसी भी पत्रकार को सही रिपोर्टिंग करने के एवज में अगर लीगल परेशानी आ रही है तो उसको मदद सामूहिक तौर पर किया जा सके। देखिए आप लोग, ये जातीय जनगणना को लेकर ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की चिंता है और कुछ पत्रकारों की चिंता है। मैंने पहले दिन से कहा है कि किसी भी तरीके की जनगणना या सर्वे जो सरकार करती है, कराती है, अगर उससे समाज के विषय में, उनकी परिस्थितियों के बारे में सरकार के पास बेहतर जानकारी पहुंचती है तो इसमें नुकसान क्या है?
उसको किया जाना चाहिए। लेकिन जनगणना हो जाने मात्र से ही आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। भाई दलितों की जनगणना हो रही है स्वतंत्रता के बाद से। हम सबको मालूम है कि दलितों की स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है दलित समाज के भाइयों की। तो जनगणना होने से क्या अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की स्थिति सुधर गई? बिहार की जनगणना अलग अलग वर्गों की होगी, उसकी परिस्थिति के बारे में आपको जानकारी होगी, ये ठीक बात है। लेकिन बिहार आज देश में सबसे गरीब राज्य है, इसकी जनगणना तो हुई पड़ी है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो है कि आपका प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपए है, देश में प्रति व्यक्ति आय 1,45,000 है। ये आर्थिक सर्वेक्षण तो आपके पास है, तो आप क्यों नहीं सुधार रहे हैं? भाई जनगणना हो जाने से अगर लोगों की जिंदगी सुधर जाती तो अब तक पूरा इंडिया हर 10 साल में जनगणना होता, सारे गरीब लोग अच्छे हो गए होते। ये तो समाज को बांटने का, इस पर राजनीतिक तौर पर समाज को दो फाड़ कर दें। कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, कुछ लोग इसके पक्ष में खड़े हो जाए, उनको ये भ्रम हो जाए कि ये जनगणना हो जाएगी तो उनका जीवन सुधर जाएगा। इस चक्कर में ये जातिवादी जो पार्टियां हैं वो एक बार और चुनाव जीतकर आ जाएंगे और 5 वर्ष में कुछ कर नहीं पाएंगे। किसी ने ये नहीं पूछा कि ये जो बिहार में जातीय जनगणना, ये जनगणना नहीं है, सर्वे। क्योंकि जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है, इसका लीगल कोई आधार नहीं है। देश के स्तर पर जातीय जनगणना की गई है, भाई सरकार उसका आंकड़ा रिलीज नहीं कर रही है। तो आंदोलन इस बात का होना चाहिए था कि जो जनगणना हुई वो आंकड़े पहले जारी तो कीजिए। नया सर्वे क्यों करा रहे हो भाई? जब पूरा देश में पहले से जनगणना हुई पड़ी हुई है, उसको जारी करने से कौन रोक रहा है? भाजपा की सरकार है। तो जातीय जनगणना यहाँ कौन करा रहा है? महागठबंधन की सरकार। तो नीतीश कुमार अभी पिछले साल अगस्त तक कहाँ थे? वही मोदी जी के साथ बैठ के उनका गुणगान कर रहे थे। तो उस समय जातीय जनगणना का डाटा आंकड़ा काहे नहीं रिलीज कराया? ये इतनी समझ समाज को नहीं है, और नहीं है तभी तो ये दुर्दशा है। आपको हमको कोई इस तरह का भ्रम, इमोशनल बात फैलाकर और अपना वोट लेकर अपना उल्लू साध रहे हैं। अरे भाई 2011 में जातीय जनगणना हुआ पड़ा है पूरे देश में, उस आंकड़े को रिलीज किया जाना चाहिए। उसमें कुछ कमी बेसी है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और उस समय उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल रहे हैं भाजपा के साथ? आपने कभी पूछा नीतीश कुमार से कि काहे नहीं उसको रिलीज कराए? और नहीं रिलीज कराए तो उस समय काहे नहीं छोड़े भाजपा को? जब मुख्यमंत्री भाजपा बना दिया तो उस समय अच्छा लग रहा था। अच्छा, भाजपा मुख्यमंत्री हटाने के लिए सोच लिया तो उस समय आपको जातीय जनगणना याद आ रहा है? आपसे होशियार और बिहार की जनता से बेवकूफ कोई नहीं है। अरे यहाँ जो काम है वो आप काम कर नहीं रहे हैं। यहाँ बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। लोग यहाँ शराब आपके बेवकूफी के वजह से, सरासर नीतीश कुमार के बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार के वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। जातीय जनगणना में उलझ गए। यहाँ उद्योग, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं तो कह रहे हैं समंदर नहीं है। अरे भाई जब आप मुख्यमंत्री बने तो समंदर था, वो हट गया है। पंजाब में समंदर है, तेलंगाना में समंदर है। किसी पत्रकार ने हिम्मत करके पूछा नीतीश कुमार से कि जरा बताइए तो तेलंगाना में कहां समंदर है? यहाँ जो चीनी मिल बंद पड़ा हुआ उसके समंदर से क्या लेना देना है? उसका खनिज से क्या लेना देना है? कोई बेवकूफी की बात कोई बता देता है, वही लोग चलाए जा रहे हैं। गन्ना चीनी मिलों के बंद होने का और खनिज से क्या लेना देना? कहता है झारखंड चला गया इसलिए खनिज नहीं है। सारण चंपारण के एरिया में 33 चीनी मिल थे, वो तब यहाँ पर कौन सा खनिज से वो चल रहा था कि यहाँ के गन्ने से वो चल रहा था, उसको काहे बंद करा दिया आप? तो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और सब लोग बन रहा है। बिहार में क्या है कि आप शर्ट के ऊपर गंजी पहन लीजिए तो आपको लोग जमीनी नेता मान लेंगे। बिहार में जमीनी नेता वही है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो बेवकूफ है, जो बेवकूफ हो या ना बेवकूफ की तरह दिखता या बिहेव करता हो। और जनता और पत्रकार मानते हैं कि यही चलेगा बिहार में। कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी अगर खड़ा हो जाए तो आप लोग सारे लोग मिलकर ये कहेंगे कि तो बिहार में चलबे ना करिए। यही आप लोगों ने दुर्दशा बना रखी है। आपका दोष नहीं दे रहे, यही हमने अपने समाज की दुर्दशा बना रखी है। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं।
हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, वो क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होके, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हराओ। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। और आप लोग कोई सवाल करता है, किसी को हिम्मत है पूछने का? बिहार की समस्या जैसे मेरे हिसाब से जैसे दूर होगी वही काम कर रहे हैं। जब तक हम बिहार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर आपको अपनी स्थिति सुधारनी है तो आपको जाति धर्म से ऊपर उठ के, भारत पाकिस्तान पुलवामा से ऊपर उठकर 5 किलो अनाज और नाली गली और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों से अलग हटके अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए जब तक आप वोट नहीं देंगे तब तक आपकी समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक दल नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपको ये भी बता रहे हैं। इस पूरे अभियान में हम कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम आपका समाधान कर देंगे। हम ये आपको बता रहे हैं कि आप इसका समाधान कर सकते हैं और आपके पास ही वो क्षमता है और आपकी वो जरूरत है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर आप नहीं जगिएगा, आप नहीं प्रयास कीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए कौन प्रयास करेगा? जो नेता है तो अपने बच्चे के लिए प्रयास कर रहा है, आप भी तो अपने बच्चे के लिए प्रयास कीजिए। नहीं कीजिएगा तो नहीं सुधरेगा। कौन सा मॉडल बिहार में? भैया बिहार का मॉडल लागू होना चाहिए। वो मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए जब जो हम लोग के पूर्वजों ने इस राज्य में बनाया, वो मॉडल लागू होना चाहिए जब पूरे देश के लोग, दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे। वो मॉडल लागू होना चाहिए जब पूरे देश की शासन व्यवस्था बिहार से चलती थी। वो मॉडल लागू होना चाहिए जब देश का सबसे गौरवशाली राज्य बिहार था। वो मॉडल नहीं लागू होना चाहिए जहां पर बिहार को अनपढ़ों का प्रदेश बना दिया गया। इस मॉडल से हम लोग को बचना चाहिए जहां बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बना दी गई है। ये मॉडल बदलना चाहिए। हम लोग को यूपी और मध्य प्रदेश देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग को उस बिहार को देखने की जरूरत है जो हम लोग के पूर्वजों ने इस राज्य के लिए बनाया था। हम लोग को किसी दूसरे राज्य को देखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता है, अभी 100 से ज्यादा मुकदमों में वांछित अतीक अहमद की हत्या के बाद उन्हें भारत रत्न और शहीद की उपाधि देने की मांग की है। चलिए, अरे भैया जाइए न, जा कांग्रेस से पूछिए। कांग्रेस यहाँ है बिहार में? कांग्रेस है कहीं बिहार में? ना अरे आप मेरी बात सुनिए ना, आप पत्रकार हैं। कांग्रेस बिहार में एज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है कहीं? कोई नेता जमीन पर दिखा है, कुछ किया है? सरकार में शामिल है, सरकार में तो बहुत लोग शामिल है। अरे भैया जायज क्या? कांग्रेस ने कल ही तो उसको शायद सस्पेंड भी किया है, तो खुद ही कह दिए कि जायज नहीं है। आप काहे मजा लेने लग रहे हैं? अरे मेरे भाई, आप हैं पत्रकार, आपके बगल के जिले पूर्वी चंपारण में कल 30 लोगों की मृत्यु हुई है। आपकी दिलचस्पी उसमें नहीं है। आपकी दिलचस्पी है कि कांग्रेस का कौन सा पार्षद जाकर क्या बयान दे रहा है। आपकी दिलचस्पी इसमें यह है कि कांग्रेस के नेता कहां जाकर गोलगप्पा खा रहे हैं।
ये पत्रकारिता का और राजनीति का समाज में अस्तर है, इसीलिए हम लोग का ये हम लोग की दुर्दशा है। आपको भी वही सवाल, आपको मैंने जवाब दिया। पहली बात कि जो किया उस आदमी ने गलत किया, दूसरी बात कांग्रेस ने उस पर एक्शन लिया, तीसरी बात बिहार के संदर्भ में उसका कोई मतलब नहीं है। काहे बिहार में हल्ला मचा रहे हो भैया? बिहार में अगर आपको हल्ला मचाना था तो जाइए बिहार के जो कांग्रेस के अध्यक्ष उसको पकड़िए, उसको पूछिए कि क्यों आपके पार्टी ने ऐसा किया है। तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जन सुराज किस दृष्टिकोण से देखेंगे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये समता मूलक शिक्षा व्यवस्था से अलग हटके, जहां पर आप विद्यालयों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, हम लोग जो मॉडल बनाने की बात कर रहे हैं उसमें बच्चों को अच्छे विद्यालयों तक पहुंचाने की बात है। इसका मतलब ये है कि आप हर पंचायत, हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय अगर प्रखंड के स्तर पर मैपिंग करके, अगर आप जियो सैटेलाइट मैपिंग को देखेंगे तो बिहार के हर प्रखंड में अगर 5 जगह सेलेक्ट कर लिया जाए और 5 अच्छे स्कूल बना दिए जाएं तो हर बच्चे को 15 मिनट में बस के माध्यम से स्कूल तक पहुंचाया जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि एक प्रखंड में जो आपने 20 विद्यालय बनाए जो कोई नहीं चल रहा है, उन 20 विद्यालयों के जगह आप 5 अच्छे विद्यालय बनाएं, विश्व स्तरीय विद्यालय बनाएं और लोगों को ये सुविधा दें कि वो बसों से अपने बच्चों को उन विद्यालयों तक भेजें। तो जन सुराज की जो सोच है कि हर साल, और प्रखंड के स्तर पर 5 भी आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा, लेकिन हम लोग की जो सोच है, हम लोग का आकलन है कि प्रखंड के स्तर पर अगर आप एक विद्यालय भी बनाना शुरू करें तो करीब 15,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च करके ये किया जा सकता है। तो हम लोग की सोच है कि अगले 5 साल में हर एक साल हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बनाया जाए। विश्व स्तरीय विद्यालय मतलब नेतरहाट के स्तर का विद्यालय, और उसको बनाने का खर्चा आ रहा है करीब 15,000 करोड़। बिहार का शिक्षा बजट है करीब 40 से 45,000 करोड़। अगर 1/3 शिक्षा बजट नई शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में लगाया जाए और 2/3 से जो अभी की व्यवस्था है इसको धीरे धीरे चलाया जाए तो हर साल आप 500 विद्यालय बनाते जाएंगे तो 5 वर्ष में 2500 विश्व स्तरीय विद्यालय यहाँ बन जाएंगे। अगर नीतीश कुमार ने ये काम किया होता तो 17 साल में आज बिहार में 8,000 विश्व स्तरीय विद्यालय होते। आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा जब बिहार झारखंड एक था, एक विद्यालय नेतरहाट जो सरकारी विद्यालय था उससे आज सैकड़ों IAS अफसर बने हुए हैं। नोबा जो नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है, आज भी मुझे लगता है कि स्कूल के स्तर पर देश में सबसे ज्यादा क्लास 1 अफसर उस एसोसिएशन में है। तो उसको भी तो बिहार की सरकार ही चलाती थी। अगर एक नेतरहाट बनाया जा सकता है तो हम लोग का सपना है कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट अगले 10 साल में बने, तब बिहार की व्यवस्था सुधरेगी। ये लिपापोती करने से, कभी उसको गुलाबी रंगने से और हरा रंगने से बिहार की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। शिक्षा बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम लोग इतने गरीब हैं कि हम लोग के पास शिक्षा के जरिए ही अपना तरक्की करने का रास्ता है। इसलिए बिहार सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा होनी चाहिए। आप जन सुराज में मैंने जितनी बातें कही आप देख लीजिए, मैं सिर्फ 3 ही बात कह रहा हूं कि आप विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनाइए, लोगों के लिए लोकल स्तर पर रोजगार और भूमि सुधार, ये 3 चीज यहां अगर किया जाए उसी से बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। ये सड़क, नाली, गली, पेंशन